हेलो स्टूडेंट्स, आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हमारा थर्ड क्लास है और आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स होता है जिस थ्योरम के हेल्प से बहुत सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी हम लोग करते हैं और बहुत सारा स्टैंडर्ड फार्मूला भी डिराइव करते हैं। इस थ्योरम्स का यूज बहुत सारे स्टैंडर्ड फार्मूला को डिराइव करने में भी यूज करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ मोस्ट ऑफ द डिस्कशन हमने कर लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन हमारा एंड हो चुका है, बट अब जो डिस्कशन हम लोग करेंगे उसमें जहां भी जरूरी पड़ेगा दो थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें से पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें पैरेलल एक्सिस का होना जरूरी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होना चाहिए? टू पैरेलल एक्सिस का होना जरूरी है। दो एक्सिस अगर पैरेलल नहीं है तो इस थ्योरम का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है इसको आप देखिए। For any shape of body, shape of the body वन डायमेंशनल हो सकता है, जिसमें केवल लेंथ की ही बात हम कर सकते हैं। शेप ऑफ द बॉडी टू डायमेंशनल हो सकता है। रिंग है, डिस्क है, स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये सब टू डायमेंशनल बॉडी है। 3D हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। ये सब बातों को जो मैंने इंडिकेट किया है आपके दिमाग में जनरेट करने का हमने प्रयास किया है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने से पहले आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वह शेप ऑफ द बॉडी वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल। For all types shape of the body, for any shape of body, we can apply the parallel axis theorem. Parallel axis theorem का जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन का एनालिसिस आपको समझना है। I equal to I naught plus md स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये 4 टर्म्स में सबसे पहला टर्म्स आई नोट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जब किसी बॉडी की हम बात करते हैं तो उस बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होता है। एक पॉइंट किसका होता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस को हम लोग एक्सिस 1 कहेंगे। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस को क्या कहेंगे? एक्सिस 1। आई नोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। This is axis first, axis 1। तो axis 1 ये axis 1 का जब हमने सिलेक्शन कर लिया तो axis 2 का सिलेक्शन आपको करना है। axis 2 के लिए क्या है? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस सेकेंड which is parallel to axis 1। इसमें दो एक्सिस की मैंने बात किया था, दोनों क्या होना चाहिए? पैरेलल। पहला एक्सिस का कंडीशन क्या है? सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। दूसरा एक्सिस कहीं से भी पास हो, लेकिन एक्सिस 1 से क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ये बात दिमाग में आप लोग रखेंगे। इस थ्योरम का यूज करने का कंडीशन आपको समझना है कि दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। उसमें से एक्सिस 1 जिसके लिए हमने आई नोट लिखा है, दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी।
and axis 2 is passing through any point of the body inside or outside but parallel to first. ये सेकेंड एक्सिस बॉडी के ऊपर भी हो सकता है और बॉडी से बाहर भी हो सकता है। ये ऑन द बॉडी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी हो सकता है, बट पैरेलल टू एक्सिस फर्स्ट होना चाहिए। ओनली कंडीशन ये है। डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। दो पैरेलल एक्सिस है तो उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, उसको हम लोग डी लिखेंगे। कैपिटल एम, मास ऑफ रिजिड बॉडी। जिस रिजिड बॉडी को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके मास को कैपिटल लेटर एम से हम लोग लिखेंगे। अब एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पर दिया है, जो थ्योरम अभी आपने पढ़ा है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सारी बातें आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये बातें स्टे नहीं कर पा रहा होगा। इस एग्जांपल को जब समझेंगे तो दिमाग में बातें स्टे करेगा। प्रूफ इसके बाद हम इसका पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो आपको जरूरत पड़ेगा प्रूफ का नहीं, बल्कि इस फॉर्मूला के अंडरस्टैंडिंग का आपको जरूरत पड़ेगा। अब एक एग्जांपल जो सामने हमने रखा है, ये एक रॉड है। रॉड का लेंथ कैपिटल लेटर एल है। एक्सिस 1 सेंटर से पास कर रहा है। एक्सिस 1 कहां से पास कर रहा है? सेंटर से। ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होगा, इसको आप वो पॉइंट कर लीजिए। एक दूसरा एक्सिस 2 है। टू एक्सिस, एक्सिस 2 एक्सिस 1 के पैरेलल है। एक एक्सिस 3 की बात करें तो एक्सिस 3 पैरेलल टू 2 भी है और पैरेलल टू 1 भी है। लेकिन फर्स्ट एक्सिस, आप ऐसे सोचिए, जब ये दोनों एक्सिस की बात करेंगे तो फर्स्ट एक्सिस ये है और सेकंड एक्सिस ये है। लेकिन इन दोनों की बात करेंगे तब इन दोनों की बात हम नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है। देखिए, आपको जरूर लगेगा कि ये दोनों एक्सिस जो है, ये दोनों ही एक्सिस पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए दो एक्सिस का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, बल्कि उन दोनों पैरेलल में से एक को कहां से पासिंग होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। तो देखिए, 2 सेंटर ऑफ मास से पासिंग नहीं है, 3 सेंटर ऑफ मास से पासिंग नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके और इसके बीच कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को लेंगे तो फर्स्ट ये होगा तो सेकंड ये होगा। फिर फर्स्ट एंड थर्ड के बीच कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ये होगा तो सेकंड ये होगा। अब देखिए नीचे जो लिखा गया है आई सेकंड, आई सेकंड का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकंड एक्सिस। तो सेकंड एक्सिस के लिए फर्स्ट एक्सिस कौन होगा? जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। हम लोग क्या लिखेंगे? आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। डी हमने आपको क्या समझाया है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो दो पैरेलल एक्सिस है, एक्सिस 1 और एक्सिस 2। इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है। इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है, तो इसको हम लोग स्मॉल लेटर डी लिख दिया। ये स्मॉल लेटर डी के जगह पर हमने L/2 रखा है। अब यहां से आई नॉट प्लस एम L/2 का होल स्क्वायर। अब आई थर्ड जब लिख रहे हैं तब देखिए, इस थर्ड के लिए भी फर्स्ट हम इसको लेंगे, इस थर्ड के लिए फर्स्ट इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है। तो आई थर्ड इक्वल टू आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर। एम एल स्क्वायर जब लिखेंगे तो आप देखिए, ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का डिस्टेंस L/2 प्लस L/2 L होगा। तो एम एल स्क्वायर, आई थर्ड इक्वल टू आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर। आप ध्यान देंगे कि आई नोट जब बार बार मैं कह रहा हूं तो ये सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस है, और प्रीवियस क्लास में आपने आई नोट का वैल्यू स्टडी किया था। रॉड का सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ अगर एक्सिस हो, परपेंडिकुलर टू द रॉड हो, तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला ml²/12 प्लस ये वैल्यू आप लिखेंगे ml²/4। इसके बाद आप एलसीएम लेकर देखें, जो वैल्यू आएगा वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
फिर यहाँ से इसमें जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो आई नोट का वैल्यू ml²/12 प्लस ml² हो जाएगा। तो इस वैल्यू को भी आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो ml²/12 प्लस ml²। ये आप लोग इसको मैनिपुलेट करके देखिए क्या आ रहा है। आई थर्ड की जब हम बात करेंगे तो आई थर्ड में हमने क्या लिखा है, आई थर्ड इक्वल टू आई सेकेंड प्लस ml/2 का होल स्क्वायर। ये सही रिजल्ट नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। मैंने पहले ही कहा था सेकेंड और थर्ड के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर आई सेकेंड सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला नहीं है। इसलिए ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये हमारा रॉन्ग कंसेप्ट है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं है। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं है। इसको मैनिपुलेट करके आप देख लीजिए, ये ml²/3 आ रहा होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो मुझे याद ही था, इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। मैंने प्रीवियस क्लास में जो प्रूव किया था, ये एंड से पासिंग एक्सिस होता है, परपेंडिकुलर टू द रॉड होता है, ml²/3 होता है। लेकिन याद कीजिए, वो जो प्रूफ हमने किया था वो इंटीग्रेशन के हेल्प से किया था, वो टाइम टेकिंग है, वो हमेशा यूज करने के लिए नहीं है। बट ये आप कभी भी यूज करेंगे तो एक लाइन में आपको आंसर पता चल जाएगा। दूसरा मकसद यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझना भी था। चलिए अब आगे बात करते हैं एक्सिस थर्ड के अबाउट। जब हमने कैलकुलेट किया ml²/12 प्लस ml², इसको आप मैनिपुलेट करेंगे तो 13 ml²/12 आ जाएगा। एक बात तो आपको यहाँ क्लियर करना है कि एक्सिस 2 और एक्सिस थर्ड में क्या अंतर है। एक्सिस 2 ऑन द रॉड है, बट एक्सिस थर्ड ऑन द रॉड नहीं है। ये एग्जांपल से हमने आपको ये भी समझाने का प्रयास किया कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से पास करना ही है, लेकिन दूसरा एक्सिस जो पैरेलल है वो बॉडी के किसी पार्टिकल से पास कर भी रहा होगा या नहीं भी कर रहा होगा, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से इतने देर में हमने समझा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है, कैसे यूज करेंगे। हमने एक एग्जांपल दिया, अभी इस पर कई एक एग्जांपल देना बाकी है, और भी एग्जांपल के हेल्प से हम सीखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे। इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ भी हम आपको समझाएंगे। एग्जांपल 1 के बाद एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑकरिंग अबाउट एक्सिस Z2। यहाँ पर दो एक्सिस है, एक Z1 है, दूसरा Z2 है। मैंने लैंग्वेज लिखा नहीं, उतना डायग्राम से आपको समझना है। जैसा कि दिख रहा होगा, Z टर्म Z एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। रिंग XY प्लेन में है। रिंग कहाँ पर है? XY प्लेन। ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, ऐसे है, और ये भी एक्सिस ऐसे है, तो दोनों देखिए तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों एक्सिस है, बिल्कुल पैरेलल दिख रहा होगा। और हमने कहा था कि दो एक्सिस में एक्सिस 1 वह एक्सिस होता है which is passing through the center of mass। तो यहाँ पर Z1 is passing through the center of mass, और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I नोट लिखेंगे। याद होगा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr² था, जहां पर r रेडियस होता है। यहाँ पर दो एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यह भी किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। अब कैलकुलेशन आप कीजिए इसका सॉल्यूशन। IZ2 इक्वल टू IZ1 प्लस md²। IZ1 के बदले I नोट लिखेंगे प्लस mr²। I नोट mr² प्लस mr²।
तो Z2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr²। एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 3 देखिए। सेम एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चेंज हमने क्या किया है, रिंग के बदले में हमने डिस्क कर दिया है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस Z2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप कैलकुलेट करेंगे Z2 एक्सिस के अबाउट, तो ये डिस्क पर आप देखें डॉटेड लाइन हमने हर जगह लगाया। डॉटेड का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है रिंग में ये बीच का पोर्शन खाली होता है। डॉटेड मैंने करके ये समझाया है कि ये बीच का पोर्शन खाली नहीं है, अर्थात रिंग डिस्क में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये डॉटेड दिखता है। अब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी दो एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस है और ये इसके एंड पॉइंट से पासिंग एक्सिस है। लेकिन ये दोनों एक्सिस जैसे रिंग के केस में पैरेलल था वैसे यहाँ भी पैरेलल। पैरेलल एक्सिस थ्योरम IZ2 इक्वल टू IZ1 प्लस MD² जैसे वहां लिखा था वैसे। फर्क क्या है कि IZ1 जब I0 लिखेंगे तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया Z1 एक्सिस के अबाउट mr² होता है और डिस्क का mr²/2 होता है। mr²/2 प्लस mr², देन IZ2 इक्वल टू 3/2 mr²। जिस तरीके से आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम रिंग के लिए यूज किया है, डिस्क के लिए यूज किया है, उसी तरीके से आप हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए ये होमवर्क रहा आप लोग के लिए कि होमवर्क आप लोग के लिए क्या रह गया, डिस्क के बदले हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर एक बार सोचना है। सेकेंड नंबर में सॉलिड स्फीयर सोचिए, एक बार हॉलो स्फीयर एक बार सॉलिड स्फीयर। और सभी का रिजल्ट इसी तरीके से लिखेंगे, I इक्वल टू I0 प्लस mr²। तो हॉलो स्फीयर में I0 क्या होता है 2/3 mr² प्लस mr²। सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 यूज कर लेंगे। अब सारे लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इससे पहले हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, उसका एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कंसीडर करते हैं एनी शेप ऑफ रिजिड बॉडी। ये जो बॉडी हमने दिखलाया, हम चाहते तो सर्कुलर ले सकते थे, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बट हमने एनी शेप ऑफ द बॉडी लिया क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम एनी शेप ऑफ द बॉडी के लिए वैलिड होता है। अब इसमें दो एक्सिस हमने कंसीडर किया है, एक Z1 और दूसरा Z2। Z1 सेंटर ऑफ मास से पासिंग है और Z2 इससे पैरेलल एक्सिस है जो पॉइंट ए से पासिंग है। इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल लेटर d हमने लिया है, OA D is the perpendicular distance between axis 1 and axis 2। ये दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब यहां से आपको ये समझना है कि सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है उस पर हमने ऑरिजिन ले लिया है और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये ऑरिजिन से d डिस्टेंस पर a पॉइंट लिया है, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, इसलिए a पॉइंट का कोऑर्डिनेट -d0 हमने लिखा है। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिखा, o पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा। अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये रिजिड बॉडी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होगा। आप ऐसे सोचिए, अगर 100 पब्लिक कहीं पर है तो आप कहते हैं ना कि हु इज द 10th पब्लिक, 10वां नंबर ऑफ पब्लिक कौन है, काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे करते हैं तो उसको 10th बोलते हैं, 11th बोलते हैं, 12th बोलते हैं।
यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल पॉसिबल हैं जिसका नेमिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे कर सकते हैं। उसमें से एक पी नंबर पार्टिकल लिया हमने, पी पॉइंट लिया, पी पार्टिकल नहीं है, पी पॉइंट है, और इसको हमने ith नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा है। क्या लिखा है? ith नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ देखिए डेल्टा एम आई मास ऑफ ith पार्टिकल ऑन द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पर बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसमें से ith पार्टिकल के मास को हमने डेल्टा एम आई से लिखा है। Z1 एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये दोनों टर्म आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे देखिए कि अगर ith पार्टिकल जिसका मास डेल्टा एम आई हमने लिया है, अगर ये p पॉइंट पर है तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x i y i फॉर ith पार्टिकल हमने यूज किया है। अब ये कोऑर्डिनेट x i और y i जो हमने लिखा है ये x y प्लेन में है। ये रिजिड बॉडी को कहां पर हमने कंसीडर किया है? x y प्लेन में कंसीडर किया है। और ये Z1 और Z2 एक्सिस जो हमने लिया है ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आगे बढ़िए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट z एक्सिस इज। ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए तो z एक्सिस में Z1 और Z2 हमने लिया है, दो एक्सिस है, तो ये सेकेंड एक्सिस हमने लिया है Z2 एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट Z2 एक्सिस इज डेल्टा I Z2। अब देखिए जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से आप लेते हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेल्टा हमने क्यों लगाया है? क्योंकि रिजिड बॉडी का एक छोटा सा पार्टिकल आपने लिया है तो मास वेरी स्मॉल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेरी स्मॉल है। अब यहां से आप ये सोचिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस AP स्क्वायर हमने लिखा है, डेल्टा एम आई AP स्क्वायर। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। कैसा डिस्टेंस लिया जाता है? अब देखिए सारे स्टूडेंट को क्लियर है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसको क्लियर करने के लिए आप डायग्राम को ऐसे इमेजिन कीजिए कि Z2 एक्सिस आपका ऐसे है, Z2 एक्सिस आपका ये है और पार्टिकल यहां पर प्लेस्ड है। तो यहां से यहां पर जो लाइन आया ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब ये लाइन Z2 लाइन इन रियल बोर्ड से परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ बोर्ड पर होने की वजह से आपको लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री से स्मॉलर है। तो जब भी आपको इमेजिन करना है तो रियल इमेजिनेशन ऐसे कीजिए, Z2 ये है, आप लोग इमेजिन कर रहे हैं मेरे साथ साथ, Z2 ये है और P पॉइंट कहां पर है? एक्स वाई प्लेन में है। तो निश्चित रूप से यहां से ये लाइन जो आपका आ रहा है AP लाइन और Z2 लाइन एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। अब समझ गए कि वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने AP क्यों लिया है। आगे बढ़िए, मेन AP ही समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और दूसरा इंपॉर्टेंट है AP को कैसे लिखे हैं। AP इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड P। और ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करते हुए एडिशन कर देते हैं। जैसे देखिए इसका x कोऑर्डिनेट xi है और इसका x कोऑर्डिनेट -d है, तो xi माइनस d होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस yi माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पे प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो xi का स्क्वायर yi का स्क्वायर यहां से हमने कलेक्ट कर लिया है, d का स्क्वायर और 2ab जब लिखेंगे तो 2xi d हो गया। अब आगे आप पढ़ें, ब्रैकेट को ब्रेक कर लें, इसको एक बार इसके साथ कंबाइन कर लीजिए, डेल्टा एम आई को इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, 3 पार्ट में इसको हम ब्रेक कर लेंगे।
देखिए तो डेल्टा एम आई समेशन का साइन एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर, ये बात को जब आप क्लियर करेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर हमने अलग क्यों किया, कुछ ही देर में हम एक्सप्लेन करेंगे। बट पहले मैंने क्या कहा, 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो एक पार्ट ये हो गया प्लस सेकेंड पार्ट डेल्टा एम आई डी स्क्वायर प्लस इसको यहां से मल्टीप्लाई कीजिए 2 एक्स आई डी डेल्टा एम आई समेशन, मैंने वही काम किया है 2d डेल्टा एम आई एक्स आई, लेकिन अपनी मर्जी से हमने कैपिटल एम से डिवाइड भी किया है और कैपिटल एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये कैपिटल एम है क्या, रिजिड बॉडी का मास है। कैपिटल एम क्या है, रिजिड बॉडी का मास है। ये कैपिटल एम रिजिड बॉडी का मास को हमने कंसीडर किया। अब चलिए इन तीनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर से सोचते हैं कि एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर का मतलब है क्या। आप देखेंगे तो डायग्राम में क्लियर आपको पता चल रहा होगा, ओपी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ये भी तो वही बात है ना, मतलब इसके जगह पर हम ओपी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो आई जेड 2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू है, समेशन से बाहर ले लिया, डेल्टा एम आई प्लस डी भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, ओ और ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे टोटल मास, डी स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, डेल्टा एम आई, और ये तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट को आप समझिए, ये समेशन मास इनटू एक्स कोऑर्डिनेट। तो जितने पार्टिकल है उतने पार्टिकल का मास को अगर एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल मास से डिवाइड करते हैं तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, याद पड़ा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यहाँ पर समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है डेल्टा एम आई एक्स आई, ith पार्टिकल के लिए। तो जैसे आपने ith पार्टिकल के लिए लिखा है उसी तरीके से आई जे के jth पार्टिकल के लिए लिखेंगे, फिर उसी तरीके से kth पार्टिकल के लिए लिखेंगे। तो सारे पार्टिकल का एडिशन करके टोटल मास से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। और देखिए तो इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपने कहां पर कंसीडर किया है, ओ पॉइंट ऑरिजिन पर। तो सेंटर ऑफ मास जब ऑरिजिन पर आपने कंसीडर किया है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर होने के वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू, मतलब ये सर्कल जो हमने लगाया इसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब आगे बढ़िए, डेल्टा एम आई का समेशन, तो डेल्टा एम आई की आप बात करेंगे तो ये टोटल मास है, और ओपी डिस्टेंस कहां से है, फर्स्ट एक्सिस से। ओपी डिस्टेंस कहां से है, फर्स्ट एक्सिस से। तो ये टोटल वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, किसके अबाउट होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या हुआ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि ओपी डिस्टेंस कहां से है, z1 एक्सिस से है। z1 एक्सिस मतलब फर्स्ट एक्सिस, फर्स्ट एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको क्या लिखते हैं, आई नॉट। तो ये आई नॉट हो गया प्लस डी स्क्वायर, टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू एम हो गया, प्लस ये जो हमने थर्ड टर्म को पार्ट को 0 कर दिया, यहां पर 0 आप लिखें, आपकी मर्जी, छोड़ दें आपकी मर्जी।
प्लस 0। अब देखिए तो I Z2 का वैल्यू प्रूफ होकर क्या आ गया, I नॉट प्लस m d स्क्वायर। I Z2 इक्वल टू I नॉट प्लस m d स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ हो चुका है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था, 2-3 एग्जांपल के थ्रू हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन सीखा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ हमने सीखा था। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टडी हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, थ्योरम का एक्सप्लेनेशन, थ्योरम का प्रूफ और 2-3 एग्जांपल, जो सिंपल एग्जांपल। उसी तरीके से दूसरा थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी स्टडी हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जैसे उसमें एक्सप्लेनेशन था वैसे यहाँ पर भी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू उसका सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फिर उसका प्रूफ देखेंगे। तो आइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, फॉर बॉडी ऑफ 2D shape only like ring, base, lamina, प्लेट जिसको आप बोलते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर लैमिना, ये जिस बोर्ड पर अभी हम लिख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, राइट। लैमिना समझ गए होंगे आप लोग। लैमिना में ये थिकनेस जो होता है ये वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल थिकनेस होता है। जितना कम थिकनेस इसका रखेंगे लैमिना के लिए उतना बेहतर रिजल्ट होता है। मतलब ये बोर्ड जो हम देख रहे हैं इसका लेंथ, ये वाला सेक्शन एल सेक्शन और ये बी सेक्शन के कंपैरिजन में ये थिकनेस वाला सेक्शन नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको हम लोग लैमिना कह सकते हैं। चलिए तो यहां पर हमने क्या समझाया, ओनली फॉर 2D। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी शेप ऑफ बॉडी के लिए था, एनी शेप ऑफ बॉडी वहां पर हमने लिखा था, और यहां पर क्या हमने लिखा है 2D शेप only like ring, dish, lamina। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में 3 एक्सिस होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में 2 एक्सिस का इंपॉर्टेंस है, एक्सिस 1, एक्सिस 2, बट यहां पर 3 एक्सिस का इंपॉर्टेंट है एंड 3 एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे तीसरे से परपेंडिकुलर। और आप जानते हैं कि 3 एक्सिस एक दूसरे तीसरे से परपेंडिकुलर होता है तो एक को x कंसीडर करेंगे तो दूसरा y होगा तो तीसरा g। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब यहां पर देखिए कि रिजिड बॉडी को हमने x y प्लेन में रखा है। रिजिड बॉडी को कहां रखा है, x y प्लेन में। जब x y प्लेन में रिजिड बॉडी को हमने रखा है तो कहता है इफ बॉडी इन x y प्लेन देन ix + iy = ij। आइए हमारा थ्योरम हो गया। ये जो हमने लिखा इक्वेशन यही हमारा थ्योरम है। थ्योरम का कंडीशन आपने समझा, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए यूज करेंगे, और ये तब यूज करेंगे जब हमारे पास 3 एक्सिस अवेलेबल होगा और तीनों एक दूसरे तीसरे से परपेंडिकुलर। और जिस प्लेन में बॉडी होगा, बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उस प्लेन का दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे और तीसरा जो एक्सिस है उससे इक्वेट करेंगे। Ix, Iy, Iz के बारे में क्या लिखा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने Ix से रिप्रेजेंट किया है, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को Iy से रिप्रेजेंट किया है, और z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को Iz से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, इफ बॉडी इन yz प्लेन, अगर x y प्लेन में बॉडी नहीं हो, yz में यहां पर हमने रखा है, तो ये y और z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको ऐड करेंगे और तीसरा एक्सिस से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इसी तरीके से आप खुद डिसाइड कर लें कि इन xz प्लेन बॉडी होगा तब आप क्या इक्वेशन लिखेंगे, I y = Ix + Ij। तो एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन
हमने किया इतने देर में कि कैसे बॉडी के लिए, किस शेप ऑफ बॉडी के लिए यूज करना है, 2D शेप ऑफ द बॉडी के लिए यूज करना है। उसके बाद हमने ये समझाया कि इसमें 3 एक्सिस होना चाहिए और तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जिस प्लेन में बॉडी लाइंग होता है उस प्लेन के दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ऐड करते हैं और तीसरे से इक्वेट करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन के बाद प्रूव द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ हम लोग प्रूफ करने के लिए हमने एक रिजिड बॉडी ले लिया है जो एक्स वाई प्लेन में प्लेस्ड है। रिजिड बॉडी कहां प्लेस्ड है? एक्स वाई प्लेन में। ये ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। अब यहां से देखिए कि इस रिजिड बॉडी पर ith पार्टिकल हमने कंसीडर किया। जिस तरीके से ith पार्टिकल हमने प्रीवियस प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लिया था, उसी पैटर्न पर आप सोचिए कि यहाँ पर भी एक ith पार्टिकल हमने ले लिया जिसका मास डेल्टा एम आई है और ये P पॉइंट पर रखा हुआ है। P पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई है। कोऑर्डिनेट का एक्सप्लेनेशन आप कैसे करते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन अगर लेंगे आप, ये परपेंडिकुलर लाइन ले जाएंगे तो ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y के पैरेलल y कोऑर्डिनेट और x के पैरेलल x कोऑर्डिनेट। ये यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट हो गया इसका और यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट। ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो चुका है। पहला बात, प्रूफ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है और उम्मीद है सारे स्टूडेंट समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज में, जो हमने कुछ बातों को लिखा है उसको समझिए। लेट अस कंसीडर ith पार्टिकल। ith पार्टिकल का एक्सप्लेनेशन आप रिपीट सुन रहे हैं, पहले भी हमने आपको समझाया था। ith पार्टिकल ऑन द रिजिड बॉडी ऑफ मास डेल्टा एम आई। डेल्टा एम आई रिजिड बॉडी का मास नहीं है, बल्कि ith पार्टिकल के मास को डेल्टा एम आई दिया है। लैंग्वेज को आप देख लें, ith पार्टिकल ऑन द रिजिड बॉडी। ith पार्टिकल कहां कंसीडर कर रहे हैं? ऑन द रिजिड बॉडी ऑफ मास डेल्टा एम आई। ब्रैकेट डाल देने से लैंग्वेज ज्यादा क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। डेल्टा एम आई मास रिजिड बॉडी का नहीं है, रिजिड बॉडी पर कोई पार्टिकल है, ith पार्टिकल उसका है। ऑफ मास डेल्टा एम आई एट पॉइंट P और P का कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट z एक्सिस। ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट i z इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एम आई OP स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। देखिए OP का वैल्यू जो हमने लिखा है, आप वहां से देखिए तो ये एक्स वाई प्लेन में जब हमने लिखा है तो O से P तक का डिस्टेंस क्या होगा? एक्स आई माइनस 0 का स्क्वायर, वाई आई माइनस 0 का स्क्वायर। तो जस्ट उसको हमने माइनस 0 नहीं दिखलाया है, 0 लिखना नहीं लिखना हमारी मर्जी है। तो एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर OP स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, डेल्टा एम आई एक्स आई स्क्वायर, डेल्टा एम आई वाई स्क्वायर। एक्स आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है? वाई एक्सिस से, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और वाई आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे है? एक्स एक्सिस से, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इस तरीके से आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, ये प्रूव हो चुका है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड ये एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एनी वन डायमीटर। अब ये डायमीटर में एनी वन डायमीटर लिखा है। अगर ये डिस्क हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर डॉटेड पॉइंट लगा दो आपको फीलिंग आ रहा होगा कि ये डिस्क है, रिंग नहीं है, राइट। अब यहां से ये डिस्क जो हमने कंसीडर किया है, ये डिस्क इन एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन में है? इन एक्स वाई प्लेन में। डिस्क
इन एक्स वाई प्लेन हमने कंसीडर किया। अब देखिए, अगर ये एक्स सेंटर से पास करता हुआ लाइन है और डिस्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये डायमीटर बन जाएगा। फिर वाई एक्सिस भी सेंटर से पास करता हुआ और डिस्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी डायमीटर। तो एक्स एक्सिस भी डायमीटर है, वाई एक्सिस भी डायमीटर है, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपके दिमाग में आएगा और भी तो डायमीटर है जो हम एक्स वाई नहीं ले सकते हैं। आप अगर कोई और भी डायमीटर सेलेक्ट करेंगे जो एक्स वाई से अदर देन होगा, तो निश्चित रूप से इससे परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये जेड एक्सिस का सिचुएशन क्या है? जेड एक्सिस इस तरीके से है, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर लगाइए, ये रिंग, यहाँ रिंग नहीं, डिस्क है, डिस्क के प्लेन में नहीं है। अगर इसको आप डिस्क कंसीडर कर रहे हैं तो जेड एक्सिस डिस्क के प्लेन में नहीं है, एक्स और वाई डिस्क के प्लेन में है। एक्स और वाई एक्सिस इसका डायमीटर है, बट जेड एक्सिस इसका डायमीटर नहीं है। अब जरा देखिए तो, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस मिल गया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करने के कितना एक्सिस चाहिए? 3 एक्सिस। तीनों एक्सिस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी मिल गया। ये सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। अब आप देखिए, डिस्क जब एक्स वाई प्लेन में है, तो हमने कहा था कि रिजिड बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। आई जेड का वैल्यू आपको पता है, क्यों? तो जेड एक्सिस कहां से पास कर रहा है? सेंटर से। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। आर हमने क्या कंसीडर किया है? रेडियस ऑफ डिस्क। अब आई एक्स और आई वाई, ना तो हमें आई एक्स पता है और ना तो हमें आई वाई पता है, और दोनों डायमीटर का एक्सिस है। लेकिन एक बात हमें पता है, आई एक्स और आई वाई दोनों ही इक्वल होगा। आप सोचिए क्या होगा? सिमेट्री का कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे। हमने क्या सिखाया था? अगर 2 या 3 एक्सिस ऐसा मिल जाए कि उसके अबाउट अगर 2 इक्वल पार्ट्स में हम कट करें तो ये पता ही नहीं चले कि कौन सा एक्सिस के अबाउट हमने कट किया है, तो उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो ये डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स इक्वल टू आई वाई। फायदा क्या होगा? आई एक्स प्लस आई एक्स 2ix mr स्क्वायर बाई 2, तो आई एक्स इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी वन डायमीटर। एनी वन डायमीटर में x भी हो सकता है और y भी हो सकता है। Example 2. Find moment of inertia of rectangular lamina in xy plane about an axis, x-axis, y-axis, z-axis। ये रेक्टेंगुलर लैमिना हमने दिखलाया है जिसका डायमेंशन L दिया हुआ है, इस साइड का लेंथ, दूसरे साइड का लेंथ B दिया हुआ है। x-axis लैमिना के प्लेन में ही है और y एक्सिस भी लैमिना के ही प्लेन में है, और z एक्सिस इससे परपेंडिकुलर है जो हमने डॉटेड दिखलाया है। ये तीनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ऑरिजिन है, इसलिए 3 एक्सिस x y एंड z बन चुका है। अब हम बारी बारी से समझते हैं। पहले x एक्सिस के लिए सोचेंगे, फिर y एक्सिस के लिए, फिर z एक्सिस के लिए। x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया है? एक PQ रॉड कंसीडर किया है। ये PQ रॉड है क्या? ये रेक्टेंगुलर लैमिना है
अगर इसका एक छोटा सा पार्ट इस पर कट करेंगे, अब जैसे इमेजिन कीजिए इस बोर्ड पर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इस बोर्ड का एक पार्ट, आप छोटा सा ये पार्ट जो यहाँ पर देख रहे होंगे स्ट्रिप लगा हुआ है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ये ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप यहाँ पर रखा जा सकता है, और ऐसे ऐसे आप रखते जाएंगे तो पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा। हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉड लेफ्ट साइड में भी आएंगे और बहुत सारे रॉड राइट साइड में, और जब ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉड को यहाँ से वहां तक कवर कर लेंगे, ये रेक्टेंगुलर लैमिना को कंप्लीट कर देगा। हमने क्या प्लानिंग बनाया, रेक्टेंगुलर लैमिना में से एक रॉड कंसीडर कर लिया, और एक्स एक्सिस आप देखिए तो इस रॉड के सेंटर से पास कर रहा है और इस रॉड से परपेंडिकुलर है। फायदा क्या हुआ, रॉड के सेंटर से पास करता हुआ रॉड से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 सारे स्टूडेंट जानते हैं, उस स्टैंडर्ड फार्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पर। चलिए, हमने जो प्लानिंग बताया उस प्लानिंग को सॉल्यूशन साइड में देखिए। कंसीडर एन एलिमेंटल रॉड ऑफ मास डेल्टा m पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल हमने रॉड कंसीडर किया है। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट डेल्टा ix हमने लिखा है। क्यों डेल्टा ix लिखा है, क्योंकि स्मॉलर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉलर होगा। मास इनटू लेंथ का स्क्वायर/12, ध्यान दीजिए तो L लेंथ का रॉड है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, मिड पॉइंट से पासिंग है, तो फार्मूला आपको क्या पढ़े थे ml²/12, उसी फार्मूला का हमने यूज किया है डेल्टा m इनटू v²/12। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करेंगे, समेशन करेंगे डेल्टा m इनटू v²/12, और जितने भी डेल्टा m कंसीडर करोगे सबका लेंथ कितना होगा, b के बराबर। ये पैरेलल में जितना भी कंसीडर करोगे सबका लेंथ b होगा, तो इसका एडिशन जब करेंगे तो ये टोटल मास को देगा, टोटल मास ऑफ द लैमिना देगा। तो टोटल मास ऑफ द लैमिना m ले लिया तो mv²/12। आप देखिए जब x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखा है तो लेंथ उससे परपेंडिकुलर वाला है। सिमिलर वे में जब y एक्सिस के अबाउट आप लिखेंगे तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ कौन है, कैपिटल लेटर L है, तो ये क्या हो जाएगा ml²/12। मतलब Ix कैलकुलेट करने के बाद Iy उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर हम लिख रहे हैं। Ix और Iy कैलकुलेटेड हो चुका है। अब थर्ड हमको क्या सॉल्यूशन करना है, z एक्सिस। तब z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर यूज कर लें तो Iz = Ix + Iy। क्यों हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करने का फर्स्ट कंडीशन था टू डायमेंशनल बॉडी, तो रेक्टेंगुलर लैमिना क्या है, टू डायमेंशनल। दूसरा कंडीशन था कि 3 एक्सिस होना चाहिए और तीनों एक दूसरे तीसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप देख लीजिए तीनों एक्सिस हमें मालूम है, Ix भी हमें पता है, Iy भी हमें पता है, दोनों पुट अप कर दीजिए, Iz पता हो mv²/12 प्लस ml²/12, then Iz = mv² प्लस l²/12। ये हमारा आंसर।